नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। जैसा हम सभी को पता है 2 अक्टूबर आने वाला है, जिसे हम सब गांधी जयंती या महात्मा गांधी जी की जयंती के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी दिन एक और बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था, यानी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर हम में से कई लोग या तो इस चीज को भूल जाते हैं या दुर्भाग्यवश हम में से कई को शायद ये मालूम भी नहीं कि उनका जन्म इस दिन हुआ था। तो ये मेरी अपील रहेगी, कोशिश करिए कि 2 अक्टूबर से पहले पहले इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके हर कांटेक्ट तक पहुंच जाए और सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और उनसे जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, यूपी। 1904 में 2 अक्टूबर को ये मुगल सराय के पास बॉर्न हुए थे, यूपी में। मुगल सराय एक जगह है वाराणसी के पास, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है मुगल सराय, जिसका नाम अब बदल करके दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। यहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, छोटी सी जगह पे बॉर्न हुए थे। और इसके बाद जब ये 1.5 साल के थे, मात्र 1.5 ईयर्स के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी माता जी जो थी इनको और इनके भाइयों को लेकर के चली गई इनके नाना जी के यहाँ, और वहां पे इन्होंने अपनी पूरी आगे की जो लाइफ ही, पालन पोषण जो था इनका वहीं पे हुआ। असल इनका नाम जो था वो लाल बहादुर श्रीवास्तव था। कई लोग शास्त्री को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि शास्त्री जो है वो कोई कास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये श्रीवास्तव थे, शास्त्री एक डिग्री है, ये श्रीवास्तव थे। लेकिन क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने अपना सरनेम जो था वो हटा दिया था, खाली ये डिपिक्ट करने के लिए कि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। अगर हम इनके स्कूलिंग की बात करें कि इतना महान व्यक्तित्व जो देश का प्रधानमंत्री रहा, होम मिनिस्टर रहा, कितने बड़े बड़े पोस्ट संभाले, तो इनकी स्कूलिंग क्या थी? कोई बहुत रिमार्केबल स्कूलिंग नहीं थी अगर बेसिक स्कूलिंग की बात करें, क्योंकि वो उन्होंने मुगल सराय से ही की थी, यूपी की एक छोटे से शहर से, वहीं से उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई की थी। जैसे ही ये थोड़े बड़े हुए, अपने एक अंकल के पास ही चले गए बनारस, और इन्होंने आगे की पढ़ाई वाराणसी यानी बनारस में की, जो इनके आगे की पढ़ाई थी। अब इनकी लाइफ में चेंज कहां से आया? जब ये मात्र 11 साल के थे, इन्होंने ये महात्मा गांधी, जिनका जन्मदिन भी जो 2 अक्टूबर को ही पड़ता है, महात्मा गांधी की एक स्पीच सुनी थी, जिनसे काफी इंस्पायर हो गए, और उस वक्त इन्होंने तय कर लिया। एज देखिए, मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने तय कर लिया कि ये देश की स्ट्रगल में जरूर साथ देंगे और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ये इनका धर्म भी है। तो ये महात्मा गांधी की स्पीच से इंस्पायर हो गए और इस वक्त इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये देश के लिए काम करेंगे। जब ये 16 साल की उम्र तक पहुंचे, तब तक इन्होंने छोटे मोटे अपनी तरफ से जो हो सका बनता वो करते। तब तक जब ये 16 साल के हुए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश को इनवाइट किया कि आप सभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आइए, हमारा साथ दीजिए, और किसी भी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिक मतलब ही यही था कि हम किसी भी वे गवर्नमेंट का जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे, उनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो इसमें कई बड़े लीडर्स ने अपने टाइटल लौटा दिए थे। जो बच्चे स्कूलिंग करते थे ब्रिटिश स्कूल में, उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी थी, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, कई लोगों ने अपने जो पद मिले थे उनको वो छोड़ दिए थे। इसी के सपोर्ट में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। महात्मा गांधी जी का जैसे ही कॉल आया, मात्र 16 साल की उम्र, और इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं इनके पूरी फैमिली में टेंशन होने लगी कि जिस होप से इनको पाला गया था, शायद अब वो ये पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई तो छोड़ दे रहे हैं, तो कैसे ये कोई आगे जीवन में काम करेंगे। लेकिन शास्त्री जी इतने अपने फैसले के पक्के माने जाते हैं, इतने दृढ़ माने जाते हैं, इतने फर्म ओवर हिज डिसीजंस माने जाते हैं कि इनके घर वालों को भी पता था कि अब बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। उनके डिसीजन को बोला जाता था डिसीजंस फर्म लाइक रॉक, मतलब एक पत्थर के समान स्ट्रिक्ट डिसीजंस होते थे इनको, जिनको कभी चेंज नहीं करते थे। बाद में इन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी बैचलर्स की डिग्री ली, जिस डिग्री का नाम था शास्त्री। शास्त्री की डिग्री होती है संस्कृत में, बैचलर्स की डिग्री होती है, और यही शास्त्री की डिग्री इन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ दी। जहां ये अपने आप को अपनी कास्ट से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई से दिखाना चाहते थे, तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को बॉयकॉट करते हुए यही शास्त्री अपने नाम के आगे जोड़ दिया। इसको लोग अक्सर कास्ट से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, पर एक्चुअली में ये श्रीवास्तव थे, लेकिन इन्होंने अपना कास्ट हटा करके अपने पढ़ाई की डिग्री अपने नाम के आगे लगा ली। तो 1927 में शादी हो गई इनकी ललिता देवी से। इन्होंने अपनी शादी में भी एक एग्जाम्पल सेट किया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इतने बड़े कानून के बावजूद भी डाउरी लेते हैं, बेशर्मों की तरह दहेज मांग लेते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी
तो इनको दहेज में यानी गिफ्टिंग में खाली एक चरखा मिला था। उस समय चरखा एक प्रतीक था नेशनलिज्म का, इसलिए उस समय इनको शादी में गिफ्टिंग में खाली एक चरखा मिला था। एंड द रीजन बीइंग, इसलिए नहीं कि इनकी ललिता जी की फैमिली वाले कुछ दे नहीं सकते थे या देना नहीं चाहते थे, रीजन ये था कि उन्हें पता था कि जो लड़का है वो कुछ और लेने को तैयार नहीं होगा, वो दहेज के खिलाफ थे। तो ये उनकी सोच थी जो इन्होंने अपने शादी के टाइम पे भी दिखाई। उसके बाद 1930 में तब तक डांडी मार्च हुआ। डांडी मार्च वो मार्च था जहां पे महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। लगभग 24 दिन चले थे, रोज 10 माइल चलते थे, 240 माइल्स तक गांधी जी गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था, नमक कानून के खिलाफ काम किया था। उसी से इंस्पायर होकर 1930 में ही ये स्ट्रगल में कूद गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कई सारे एसोसिएशंस, कई सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कराए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, कई सारे चीजें की। यहां एक कहानी इनकी और जुड़ के आती है कि जब ये मात्र 17 साल के थे तो एक ऐसे स्ट्रगल में थे जो कि वायलेंट हो गया था, लेकिन क्योंकि ये माइनर थे इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त छोड़ दिया था। तो सोचिए कितनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में 11 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, जहां आदमी अपने लिए नहीं सोचता है वहां ये देश के लिए सोच रहे थे। इतना महान इनका व्यक्तित्व था। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। 1930 में कैंपेन्स में जंप करने के बाद इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे चीजें ऑर्गेनाइज कराई, जहां इनको 7 साल, लगभग 7 साल इनको ब्रिटिश जेल में बिताना पड़ा। ये 7 साल इन्होंने जो जेल में बिताए, इसके बाद ये और एग्रेसिव हो गए और इन्होंने सारे आंदोलन में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल करके कई चीजें की, जिससे देश को बाद में आजादी मिली। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद वो रोल्स जो इन्होंने निभाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस तक की इनकी चीजों को देख करके कांग्रेस गवर्नमेंट ये तो समझ गई थी कि ये जो मैन है, ये मैन विथ हाई प्रिंसिपल्स हैं और इनको रख के चलना बहुत होशियारी का काम होगा। इसलिए जब जैसे ही 1946 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना शुरू हुई, इनको पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया यूपी का, जो इनका होम स्टेट था, क्योंकि ये बनारस यूपी से थे, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया यूपी का। बाद में इनको यूपी का होम मिनिस्टर बनाया। जब कोई आदमी बहुत मेहनती और बहुत कर्मशील होता है तो उसकी चीजें छुपाने से छुपती नहीं है। इनको यूपी तक सीमित रखने की कोशिश तो की गई, यूपी तक रखा भी गया, लेकिन जो इनका जो टैलेंट था, इनका जो काम था, वो अब यूपी से बाहर भी बोल रहा था, यूपी से बाहर भी निकल रहा था, जिसकी वजह से 1951 में इनको दिल्ली में बुला लिया गया यूनियन गवर्नमेंट में। यूनियन गवर्नमेंट में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको बुला लिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने कई सारी मिनिस्ट्री संभाली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड, होम मिनिस्टर, जब मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और प्राइम मिनिस्टर तक का भी पद संभाला। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जुड़ी बहुत अच्छा किस्सा है जो इनके हाई प्रिंसिपल्स और हाई आइडियल्स को दिखाता है कि जब ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में थे, मतलब रेलवे मिनिस्टर थे, उस वक्त एक रेल एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई सारे लोग मर गए थे। शास्त्री जी का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मिनिस्ट्री के हेड थे तो उन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी माना और अपने पद से, उस समय की मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए चीजों को। जब प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये रेजिग्नेशन लेटर पहुंचा तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं कि इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करूं, और ना ही लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई इसमें गलती या दोष है, लेकिन मैं फिर भी इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने ये कहते हुए इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया कि आगे चल के जब तक ये हिंदुस्तान की सरकार चलेगी, जब तक ये हमारी गवर्नमेंट चलेगी, जब तक ये देश चलेगा, तब तक ये एक हाई आइडल बना रहेगा, एक लेवल बना रहेगा अगले आने वाले पार्लियामेंट्रीज के लिए कि आपका डेडिकेशन देश के प्रति क्या होना चाहिए। तो इस तरह की वैल्यूज और हाई आइडल्स के आदमी ये थे। बाद में ये मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। 9 जून 1964 को इनको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जहां भी इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन ये बहुत समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। मात्र 1.5 साल कह लीजिए या लगभग 2 साल कह लीजिए। उज्बेकिस्तान गए थे ये, उस समय इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी 1965 की, जिसकी पीस ट्रीटी इन्होंने एक दिन पहले ही साइन की थी, यानी 10 जनवरी को, और 11 जनवरी को 1966 में उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हो गई। डेथ के कारण की बात की जाए तो वो एक मिस्ट्री है। लोग कहते हैं डेथ हो गई, लेकिन इनकी जो वाइफ थी उन्होंने क्लेम किया कि इनको पॉइजन कर दिया गया, इनको जहर देकर के मार दिया गया। तो आज भी वो मिस्ट्री है, उस पर कोई बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इनकी डेथ हुई थी या इनको मरवा दिया गया था।
लेकिन इस तरह का व्यक्तित्व था इनका। और एक और जो बहुत मशहूर नारा है, जय जवान जय किसान, हम लोगों ने सबने सुन रखा है। ये नारा भी हमारे शास्त्री जी का दिया हुआ है, जय जवान जय किसान। इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने लायक है, चाहे वो हाई आइडल्स हो, मैन विथ हाई प्रिंसिपल्स थे। यहां तक की एक कहानी है जिसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत चेक नहीं की गई है, लेकिन बताना बहुत अच्छा हो जाता है कि इन्होंने एक कार ली थी, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक कार ली थी ईएमआई के ऊपर। मतलब आप ईमानदारी का लेवल सोच सकते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी आप ईएमआई पे कार ले रहे हैं। और क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहा था कि इनके लोन को माफ किया जा सकता है, लेकिन इनकी वाइफ ने इनके प्रिंसिपल्स को याद रखते हुए इससे मना कर दिया और उनके पेंशन से, जो पेंशन उनको मिल रही थी, उससे वो लोन पूरा किया। अब ये स्टोरी कितनी एक्यूरेट है उसका आइडिया तो नहीं, लेकिन स्टोरी है जरूर इनके बारे में जो बताना जरूरी था। तो ये मैन विथ हाई आइडल्स थे, मैन विथ हाई प्रिंसिपल्स थे। कितना इन्होंने देश के लिए काम किया, ये कभी मुख्य भूमिका में नहीं आए। कुछ लोग होते हैं जो काम कम करते हैं और मुख्य भूमिका में ज्यादा रहते हैं, मतलब शोबाजी ज्यादा करते हैं, सामने ज्यादा आते हैं। लेकिन इन्होंने लगभग 30 to 35 ईयर्स इन्होंने देश के लिए लगातार दे दिए, कंसिस्टेंटली दे दिए, और हर मिनिस्ट्री में मेहनत की। इन सभी मिनिस्ट्रियों को ऊपर लाने में इनका ही हाथ था। और उसके बाद भी ये कहीं चमक करके या आगे आके इनको शोबाजी करने का या पद लेने का शौक नहीं था। उसके बाद भी ये बैकडोर पे रहे, बैकफुट पे ही रहे। तो इनसे इतना कुछ सीखा जा सकता है। अगर हम इतने डेडिकेटेड हो जाएं, इतने हाई प्रिंसिपल्स वाले हो जाएं, तो हम लोग जरूर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये थी लाल बहादुर जी शास्त्री जी की पूरी जिंदगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। इनके नारे के साथ ही वीडियो को एंड करेंगे, जय जवान जय किसान। मतलब जो जवान हमारी रक्षा करते हैं उनकी भी जय हो, और जो किसान हमें भोजन देते हैं, यानी खाना देते हैं, यानी फूड सप्लाई करते हैं, उनकी भी जय हो। इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, ताकि 2 अक्टूबर से पहले पहले हर आपके कांटेक्ट के पास ये वीडियो हो और वो जान सके कि क्या थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री और क्या था उनका योगदान। तो इसी के साथ आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती दोनों की बधाई देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।